चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ में। हमारे साथ जो सबसे पहले एक्सपर्ट आज हमारे साथ में वैभव कौशिक जी हैं, सीनियर इक्विटी एनालिस्ट हैं जीसीएल सिक्योरिटीज के। और वैभव जी, बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो में। गुड मॉर्निंग सर, और आपके व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा दिन रहे आज उनका ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि थोड़ा मार्केट नीचे खुला है, लेकिन फिर भी अपन विश करेंगे अच्छा दिन निकले उनका। हाँ ठीक है। और मैं अभी एक चीज जो मुझे लग रहा था या जो मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या हम ये ना इसको इस तरीके से ना देखें कि ये आज का जो मार्केट है या अब जो मार्केट जैसा दिख रहा है ये सबके लिए मौका दे रहा है, क्योंकि दोनों तरीके के लोग होते हैं मार्केट में। वो ठीक है कि वो कम परसेंटेज होता है, 10-15-20% ही लोग होते हैं जो मंदी की तरफ काम करते हैं, और 80-90% लोग होते हैं जो कि तेजी की तरफ काम करते हैं, खरीदारी में ही काम करते हैं केवल। लेकिन सभी के लिए मौका हो, और जब अगर कोई खरीदेगा नहीं तो दूसरा बेचेगा कैसे, और कोई बेचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे, तो इसलिए सबके लिए मौकों की जरूरत होती है और बाजार तभी एक कंप्लीट बाजार बनता है, एक सही मायनों में आगे बढ़ता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं या इसको इस तरीके से देखना ठीक है कि इसमें दोनों के लिए मौके हैं और शायद अब थोड़ा थोड़ा से ज्यादा मौके मंदी करने वालों के लिए शुरू हो रहे हैं? तो अगर मार्केट को अभी देखा जाए ना, तो परस्यू किया जाए तो थोड़ा वोलेटाइल है। रीजन कई हो सकते हैं, हो सकता है कुछ न्यूज बेस आ गया किसी पर्टिकुलर एक बड़े ग्रुप के लिए, वो एक बहाना हो सकता है। लेकिन मार्केट में जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, मार्केट दोनों तरफ चलता है। कभी भी एक तरफा मार्केट जो चलता है वो सस्टेन भी नहीं होता है। अगर मार्केट केवल ऊपर चलेगा तो कभी ऊपर ही सस्टेन हुए ये तो पॉसिबल नहीं है, नीचे आएगा तभी उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, फिर वापस ऊपर चलेगा, कमजोर हाथों से माल निकलेगा, फिर मजबूत हाथों में माल जाएगा। इसी तरीके से मार्केट चलता है। मुझे ये लगता है कि मार्केट आगे और भी अच्छा करता रहेगा, बट एट दिस मोमेंट जो है, अभी का जो मूवमेंट है, थोड़ा डिफेंसिव खेलना जरूरी है। अगर अपन लास्ट जब से अपन जुड़ना चालू किया मैंने आपके चैनल के साथ में, तो हम थोड़ा आईटी पे फोकस भी कर रहे थे और थोड़ा अच्छा रिटर्न आया भी आईटी के अंदर, क्योंकि मार्केट भी डिफेंसिव की तरफ थोड़ा गया है। रीजन यही है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो कुछ एक पाइवट पॉइंट्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स जो आ रहे हैं वो टॉप पे 800 से 900 16,000 के बीच में ही आ रहे हैं। तो मार्केट उन्हीं पॉइंट्स को बार बार टच करके नीचे की तरफ का दायरा खोल देता है। लेकिन नीचे में सपोर्ट्स भी उतने ही अच्छे हैं, 15,400, 15,350, 15,450, ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन भी है। तो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है, और नीचे में आपको खरीदना चाहिए, ऊपर में आपको बेचना चाहिए। इसी तरीके से मार्केट में इन दोनों ट्रेड करना बेस्ट रहेगा। और थोड़ा डिफेंसिव जरूर रखें या हेज रखें अपनी पोजीशंस को, वो ज्यादा बेटर रहेगा इस ऐसे मार्केट के अंदर। जी ठीक है। तो ये वैभव जी की राय है ओवरऑल मार्केट पे। वैभव जी, एक चीज मुझे इसमें और समझना था कि हम जैसा देख रहे हैं निफ्टी आधा % की तरफ करीब करीब गिरावट है अभी भी, जो कि ज्यादा थी बड़ी और वापस रिकवरी जैसा दिख रहा है, तो वापस रिकवर करके, लेकिन फिर भी आधा %। लेकिन एक जो ज्यादा जो और अंडर परफॉर्म कर रहा है या जो कम चल रहा है या इसमें गिरावट में जो ज्यादा जिसका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बैंक निफ्टी का है। तो इसको कैसे देखते हैं कि क्या बैंकों में बिकवाली का मौका है या डिप्स में खरीदने का मौका है? सर एक्चुअली क्या है, थोड़ा कोविड आने के कारण अंडर परफॉर्मेंस शुरू से रही बैंक निफ्टी के अंदर। इन कंपेयर ऑफ निफ्टी को अपन कंपेयर करते हैं तो बैंक निफ्टी स्टार्टिंग से अंडर परफॉर्म्ड रहा है। बट इन द लास्ट मुझे लगता है कि इकोनॉमी में कहीं पे भी ग्रोथ रहेगा तो विदाउट बैंकिंग नहीं पॉसिबल होगा। तो लीडरशिप जरूर लेगा बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले, लेकिन अभी कुछ टाइम और बाकी है, कुछ कंसोलिडेशन और होना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। नीचे में अगर अपन देखें तो 34,000 से 34,300 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट जोन है। आज भी बैंक निफ्टी वहीं से लौटा है, तो अगर वापस से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है 34,300 से 34,000 के बीच में तो बाय करना चाहिए। 33,700 के नीचे के स्टॉप लॉस रखने चाहिए, और ऊपर में मुझे लगता है कि वापस से नए हाई बनते हुए दिखने चाहिए बैंक निफ्टी में। स्टॉप लॉस छोटे हैं और टारगेट काफी अच्छे बड़े मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली जब रिस्क रिवॉर्ड रेशो जहां पे फेवरेबल मिल रहा हो तो ट्रेड भी करना चाहिए। ठीक है, ये राय आती हुई वैभव जी की। तो वैभव जी, लेकिन फिर अब एक अपडेट ले लेते हैं। और आपने जो हमें स्टॉक्स दिए थे उसमें जैसे आप कह रहे थे आईटी सेक्टर के ज्यादा थे, लेकिन एक बार उससे पहले जो एक आपने हीरो मोटोकॉर्प दिया था, बिल्कुल, तो थोड़ा सा अपडेट हम लोग को देते चलिए कि अगर कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करनी है या कुछ और जरूरत है तो उसको बताते चलिएगा। बिल्कुल, अपने डिस्कस हुआ था उस दिन, तो सेम डे एसएल हो गया था, फिर अपन ने नीचे में बाय की थी कि 2950 के आसपास मिले तो वापस से बाय करना चाहिए। तो नीचे में 2950 के दायरे जैसे आज देखने को मिला है,
और तो लगता है कि ये लेवल्स जो है सस्टेन होने चाहिए जो आज के लोज हैं। तो अगर वापस से कुछ थोड़ी सी भी गिरावट में मिले तो शेयर बाय करना चाहिए, और जो आज इंट्राडे के लोज हैं उन्हीं का एसएल रखना चाहिए। ठीक है, ये राय हीरो मोटोकॉर्प पे। आईटी में सर आपने एक दिया था हमको, अच्छा इन्फी दिया था, इन्फोसिस, बिल्कुल उसमें क्या अपडेट है सर? सर, इसको कंटिन्यू करना चाहिए इस ट्रेड को ऊपर की तरफ। और मुझे लगता है कि जो 1540 तक का अपन ने टारगेट दिया था, आने वाले 2 महीने में मुझे लग रहा है जिस तरीके का मार्केट का स्ट्रक्चर है, हो सकता है इसी महीने आपको अचीव हो जाए। और जल्दी, बल्कि पहला टारगेट आपने 1500 का दिया था जो कि काफी क्लोज है, 1477 तक तो ऑलरेडी जा चुका है। तो माना जा सकता है कि 1500 तो बहुत जल्दी मिल जाएगा और 1540 भी उसके बाद आप कहें। ठीक है, विप्रो आपने दिया था सर? बिल्कुल बिल्कुल। विप्रो में अपन ने 1 से 2 दिन के ट्रेड के हिसाब से दिया था, जिसमें 60 का अपना पहला टारगेट था। ऑलमोस्ट वहीं पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त, और आगे में मुझे अभी भी लगता है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए इस ट्रेड को, और 77 के टारगेट अपने को देखने को मिलेंगे। ट्रेल जो एसएल है वो सीटीसी कर लेना चाहिए अब यहाँ पे। ठीक है, तो ये राय है विप्रो पे कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, आगे बढ़ाते चलें, क्योंकि और टारगेट्स, पहला टारगेट अचीव भी हो गया, 560 का पहला टारगेट था, 570 और 77 तक के टारगेट्स अभी भी इसमें बाकी हैं, टारगेट 2 टारगेट 3 तक। तो वो अगर उसके लिए रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। राय ये है कि ट्रेल करते जाइए, स्टॉप लॉस, अपना प्रॉफिट बांधते चलिए, तो इससे कि आपका प्रॉफिट बंधा रहे, रुका रहे। और आपके सर कोई नया कोई रिकमेंडेशन आज कुछ दे रहे हैं बाजार में? हाँ सर, एक है ट्रेड, ENIL का ट्रेड है, और सर ये अभी 94 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 194 एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इसमें वीकली स्ट्रक्चर के अंदर, और लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर भी कुछ अच्छा कर सकता है। रीजन जो लग रहा है लंबे में अच्छा करने का, जो मुझे लग रहा है वो यही लग रहा है कि एक तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम बढ़ेगा ना, तो गवर्नमेंट काफी स्पेंडिंग करेगी एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर, क्योंकि उनको नॉलेज काफी स्प्रेड करना पड़ेगा वैक्सीनेशन के लिए, तो काफी स्पेंडिंग बढ़ेगा। तो उसका भी एक ये बेनिफिशियरी रहेगा। टेक्निकली ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, तो 194 चल रहा है, तो 194 से 185 की रेंज में बाय करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड है, तो थोड़ा लंबा दायरा रहेगा, और जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो 166 रुपए के नीचे के रहेंगे, और जो टारगेट देखने को मिलने चाहिए ऊपर में वो 240 से 270 तक के दिखने चाहिए। तो अच्छे बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो जरूर इसमें डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। 6 महीने से 9 महीने का नजरिया रहेगा। ठीक है, 6 से 9 महीने का नजरिया। स्टॉप लॉस और टारगेट आपको बता दी गई, 166 के स्टॉप लॉस के साथ में। और ठीक कह रहा हूँ सर? हाँ बिल्कुल सर। हाँ, और 270 के टारगेट्स के लिए आपके स्क्रीन पे ये सारे लेवल्स बता दिए गए। ENIL 6 से 9 महीने का नजरिया बाय करके चल सकते हैं इस मार्केट में। और जिस तरीके से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी और दोनों तरफ चल रहा है, या बैलेंस टाइप की चीजें, या थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, उसके अंदर में इस तरीके के ट्रेड्स को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम हो गया है एक्सपर्ट्स के लिए भी। तो अगर वो सजेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कुछ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और बहुत सारे उसके पीछे में रैशनल बहुत सारा लॉजिक होगा। ठीक है सर, इसके अलावा कुछ देना है या हम कुछ सवाल ले लें फिर दर्शकों के? एक और है सर, मैरिको है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे अपने को 500 के ऊपर मिलता है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए, और 488 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसके अंदर। और जो ऊपर में दायरे देखने को मिल सकते हैं वो 520 से 540 तक के मिल सकते हैं। ठीक है, ये मैरिको पे एक राय आती हुई, और पहले भी कुछ एक एक्सपर्ट्स ने हमारे चैनल पे ये राय दी है, मतलब मैरिको सजेस्ट किया हुआ है, और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और बड़े टारगेट्स के लिए दिया हुआ है। 500 से ऊपर के टारगेट्स जब बताए गए थे वो ऑलमोस्ट अचीव हुए हैं, तो 497 498 तक जा जा करके आ रहा है। आप वैभव सर कितने समय में समझते हैं कि ये मैरिको उसके ऊपर निकल सकता है, 500 के ऊपर? सर मुझे लगता है कि ये 1 से 2 दिन में क्लोजिंग मिल जाएगी 500 के ऊपर, तो जब भी मिले इसको बाय करना चाहिए। और जो ऊपर के टारगेट है वो मुझे लगता है 1 से 2 हफ्ते में ही देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है, ये राय आती हुई वैभव सर की मेरिको पे। तो दो शेयर्स ENIL और मेरिको दोनों आपको दिए गए हैं, दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पे हैं, इन पे नजर रखिए। अच्छे मौके से, और इस दौर में, इस समय में जहां से अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं बार बार कि थोड़ा वॉलेटिलिटी है, उसके अंदर में ये इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं, इनको नजर रखिए। और यहाँ पे भी मौका है, तो आप बहुत ही सिलेक्टिव मौके निकलेंगे। वो जो हम कुछ टाइम से कह रहे हैं ना, धीरे धीरे बहुत स्टॉक स्पेसिफिक आपको होना पड़ेगा। मार्केट अब सबको मुनाफा देगा ऐसा नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होंगी, यही इसी को बैलेंसिंग करेक्शन या बहुत सारे कंसोलिडेशन या बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं टेक्निकल भाषा में, और वो अलग अलग लेवल्स और अलग अलग चीजों की वजह से होता है। लेकिन आप इसको यूं समझिए कि मार्केट अब, जो अभी तक आंख बंद करके आप कुछ भी लेते हो और शायद मुनाफा आता, अब वो चीजें कम होती जा रही हैं। अभी तक 99% चीजें चल रही थी, मुनाफा दे रही थी, अब 10% चीजें चलेंगी जो मुनाफा देंगी। और इस तरीके से मतलब करीब करीब शिफ्टिंग जैसी चीजें होंगी कि वो बहुत ढूंढ करके वो सेक्टर ढूंढ करके वो स्टॉक्स निकालने पड़ेंगे। अगर आज में अगर आप बाजार को देखें, तो आज हर एक बढ़ने वाले शेयर के साथ में सामने करीब 3.5 या 4 स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो लाल निशान में 4 स्टॉक्स हैं, तो एक स्टॉक हरे निशान में है। ये स्थिति है अभी भी, जबकि आपको थोड़ी सी रिकवरी जैसी दिख रही होगी कि सुबह से अब तक में मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर गया, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ये है। तो इसलिए सावधान रहिए, नुकसान मत उठाइए, मौके हैं। ऐसा नहीं है कि मुनाफा खत्म हो जाएगा, पैसा बनना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सावधान होना होगा, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वैभव सर। अब इसके बाद सवाल ले लेते हैं दर्शकों के। रामेश्वर सैनी जी हैं, DLF पे आपकी राय जानना चाहते हैं। सर, DLF का अगर अपन बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो लॉन्ग टर्म तो काफी बुलिश है, बट आज थोड़ा सा मार्केट नीचे आया है, तो उसको देखते हुए जरूर लग रहा है कि ये नीचे की तरफ आया है। बट मुझे अभी भी लगता है कि अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहना चाहिए स्टॉक के अंदर। आने वाले दिनों में जो मुझे टारगेट नजर आ रहे हैं वो 340 से 370 के दिख रहे हैं, अगर आपका 6 महीने से ऊपर का हॉरिजन है तो। और स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो 274 के नीचे का रखना चाहिए। ठीक है, ये राय है। और ये जो वोलेटिलिटी या जो थोड़ी सी इसमें जो चीजें हो रही हैं, उसका एक अच्छा एक कारण है। आपको एक खबर ऐड कर देता हूं कि DLF ने जो अभी नतीजे दिखाए हैं, घोषित किए हैं, उसमें काफी समय बाद पॉजिटिव में आना शुरू हुआ, यानी प्रॉफिट दिखाना शुरू हुआ है। तो नुकसान से फायदे में कंपनी, यानी कि अच्छे साइंस हैं, अच्छे सिग्नल्स हैं, तो इसलिए भी ये चर्चा में है, फोकस में है, और उसके चलते स्टॉक चर्चा में है। और ये उस पे लेवल्स जो वैभव जी बता रहे हैं वो आपको बता दिए गए हैं, तो उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैभव जी, एक दर्शक है हमारे, वो पूछ रहे हैं क्या शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है लॉरस लैब पे? कह रहे हैं कि बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। कैश स्टॉक है तो इंट्राडे शॉर्ट कर पाएंगे जी। तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। अगर इनको शॉर्ट करना है तो 522 का स्टॉप लॉस, वो 622 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसके अंदर, और 622 के स्टॉप लॉस से ये सेल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन क्या कितना का कन्विक्शन है, कितना परसेंट आपको लगता है कि इसमें गिरावट आ सकती है इंट्राडे पे भी अगर हम मान लें तो? क्योंकि इनका ये पूछना है कि इनका कहना ये है कि बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है और बहुत ज्यादा, तो वो सारे फार्मा सेक्टर के सारे स्टॉक्स में हमने एक अच्छी बढ़त देखी थी। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इतनी बढ़त के बाद में क्या एक छोटी गिरावट आ सकती है और क्या वो मौका होगा शॉर्ट करने का? सर, डेफिनेटली इंट्राडे के अंदर मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है, ओपन हाई सेम सा है स्टॉक के अंदर, तो सेल तो कर सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से भी, लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट रख के चलना चाहिए इसमें 622 रुपए का। ठीक है, तो ये लेवल्स क्षितिज जी आपके लिए। एक्शन कंस्ट्रक्शन पे एक सवाल है सर, क्या करंट प्राइस पे खरीदा जा सकता है? ACE, एक्शन कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर उसका हॉरिजन लंबे के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को बहुत डेफिनेटली अच्छा लगता है ये स्टॉक। और कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स पे आने वाले हम 1 साल के लिए काफी बुलिश भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है आगे चल के काफी इंक्रीज होनी चाहिए मार्केट के अंदर।
क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहेगा, जैसे ही कोविड खत्म होगा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहेगा स्पेंडिंग का। तो मुझे लगता है कि आगे भी करके ऐसे स्टॉक्स जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं वो परफॉर्म करते रहेंगे। इसमें डेफिनेटली बाय करना चाहिए, इस रेंज पे भी बाय करना चाहिए, और कोई डिप्स मिले 185 तक तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और 144 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस रखने चाहिए, सॉरी 155 रुपए के, 155 का स्टॉप लॉस रहे, और 185 नीचे तक बाय कर सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिलने चाहिए इसके अंदर वो 270 तक से 320 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले 9 महीने से 1 साल में। ये राय आती हुई वैभव जी की एक्शन कंस्ट्रक्शन पे। तो राज जी, आपके लिए आपके सवाल का जवाब मिल गया। बहुत शुक्रिया वैभव जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। वैभव कौशिक जी सीनियर इक्विटी एनालिस्ट हैं जीसीएल सिक्योरिटीज के, जयपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं और उन्होंने आपके सवालों के जवाब दिए और कुछ अपनी भी कॉल्स, कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, तो उन पर नजर रखिए। बहुत शुक्रिया वैभव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू।